हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। एंड आपको पता ही होगा कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। हमने सेल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। हमने पढ़ लिए थे उसके कुछ पार्ट्स जो कि क्या थे। सबसे पहले हमने यहाँ पर साइटोप्लाज्म देख लिया था। ठीक है, हमने सेल मेम्ब्रेन देख लिया है। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारे को जो पढ़ना है वो है यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, वैक्यूल है एंड लाइसोसोम्स। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये कैसा होता है? तो ये होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, ये मेम्ब्रेन से बाउंड रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सीड्स, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लार्ज नेटवर्क है किस चीज़ का? ट्यूब्स एंड सीड्स का। जैसे ये ट्यूब्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये सीड्स आपको दिख रही होंगी। तो ये सीड्स, ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सीड्स। और अगर बात करें तो डायरेक्टली अटैच कहाँ रहता है? तो ये डायरेक्टली अटैच रहता है जहाँ पर न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन रहता है। सबको पता होगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है हमारे पास, तो ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से ही कॉन्टिन्यूसली ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से ही ये कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अटैच किससे रहेगा? यहाँ पर न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से। ठीक है, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी हम यहाँ पर कहते थे। अगर बात करें तो किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है, तो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ट्यूब ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के रूप में पाया जाएगा। फिर सिस्टर्न ने कहा जाता है इनको, जो ये थैली, ये बिल्कुल चपटे थैलियाँ, आप थैली टाइप का आपको दिख रहा होगा, इनको कहा जाता है सिस्टर्न ने। अब फिर यहाँ पर वेसिकल जो टर्म यूज हो रहा है, तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब ये कुछ किसी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं तो अभी पता चलेगा हम किसका फॉर्मेशन करते हैं। एक तो ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर से जब ये फॉर्मेशन करें तो यहाँ से गोले छोड़ते हैं। ठीक है, गोले छोड़ेंगे प्रोटीन और लिपिड्स के। तो वही गोले जो छोड़ेंगे उनको कहा जाएगा यहाँ पर क्या? वेसिकल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर वेसिकल कहा जाता है उनको। तो वही चीज़ आप देख लेते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आगे बात आती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दो टाइप से हो सकता है हमारे पास। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ क्यों कह रहे हैं? देखो, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा जहाँ पर ये चपटी चपटी थैलियाँ हैं। तो ये चपटी थैलियाँ क्या है? इन पे आपको क्या दिख रहे हैं? छोटे छोटे यहाँ पर आपको ये धब्बे टाइप के दिख रहे होंगे। तो ये क्या है? छोटे छोटे गोले प्रेजेंट है यहाँ पर। और ये छोटे छोटे गोले क्या होते हैं? ये होते हैं राइबोसोम्स। ये क्या है? ये है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले, यहाँ पर गोले गोले छोटे छोटे गोले होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। जब ये क्या रहते हैं? इनके सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं तो इसके कारण क्या होता है? जो ये क्या रहता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ दिखाई देता है। तो कैसा अपीयर होता है? यहाँ पर रफ अपीयर होता है। तो ये अगर बात की जाए, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका सरफेस हमको रफ किसकी वजह से दिखता है? तो आप यहाँ पर टिक करेंगे कि राइबोसोम्स की वजह से वो रफ दिखता है। तो यहाँ पर बात करेंगे अगर राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो राइबोसोम्स यहाँ पर सिंथेसिस करते हैं किस चीज़ का? प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर फ्लैट वेसिकल, यही ये चपटी क्या है ये? अगर वेसिकल क्या होता है? गोल गोल टाइप के होता है। और ये वेसिकल ये क्या है? कैसे चपटे वेसिकल यहाँ पर हैं। तो ये आपके पास कौन सा हो गया? ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं। रफ के बाद आएगा यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? देखो, तो यहाँ पर हमने जो ट्यूब वाले स्ट्रक्चर देखे थे, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देखे थे, तो ये ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर इनका होता है। इसको क्या यहाँ पर क्या दिख रहा होगा आपको? राइबोसोम दिख रहे हैं क्या? यहाँ पर कोई राइबोसोम आपको दिख नहीं रहा होगा। जब यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है, इसके सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये कैसे दिखते हैं? स्मूथ दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? फिर यहाँ पर बात करते क्या हैं? तो ये लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? यहाँ पर लिपिड का फॉर्मेशन करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन, जो ड्रग्स या पॉइजनस पदार्थ यहाँ पर रिलीज होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है यहाँ पर यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है, दैट इज गोल्जी एपरेटस। एक और ऑर्गेनेल हमारे पास, गोल्जी एपरेटस। ये गोल्जी एपरेटस क्या होता है? तो यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये फर्स्टली डिस्कवर किया गया था कैमिलो गोल्जी के द्वारा, और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है।
ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये अभी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दिखने को मिल रही थी। तो इस टाइप के क्या है, इस टाइप के स्ट्रक्चर इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैलियाँ, तो इनको कहा जाता है क्या, इनको सिस्टन्स कहा जाता है। ठीक है, इनको सिस्टन कहा जाता है। तो ये आपके पास सिस्टन्स हो गए, ये थैलियाँ हैं, चपटी चपटी थैलियाँ। आई बात समझ में? ये अलग अलग रहती है बिल्कुल। ठीक है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। टू फेस होते हैं इसके, दो फेस होते हैं। एक फेस तो किसकी तरफ होगा, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, और एक फेस यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर की तरफ, जो कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक फेस इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा, एक फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा, और एक फेस यहाँ पर किसकी तरफ रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ इसका जो फेस है उसको कहा जाता है सिस फेस, और जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस है उसको कहा जाता है यहाँ पर ट्रांसफेस। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपके पास सिस फेस एंड ट्रांसफेस हो जाएगा। ये काम क्या करता है, तो ये स्टोर और मॉडिफाई कर सकता है किन चीज़ों को, इसका काम है स्टोर करना और मॉडिफाई करना। ठीक है, यहाँ से क्या आते हैं, हमने देखा था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है यहाँ पर ये प्रोटीन और जो लिपिड्स वगैरह रहते हैं उनको यहाँ भेजता है। ठीक है, इनके पास आता है यहाँ पर लिपिड्स और प्रोटीन, ये वेसिकल्स से हमारे पास गोले गोले छोटे गोले किस चीज़ के, प्रोटीन और लिपिड्स के। ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं प्रोटीन को अब कहाँ, यहाँ पर गोल्जी एपरेटस में। फिर गोल्जी एपरेटस में यहाँ पर ये पहला वाला इसका क्या है, यहाँ पर सिस्टन है, पहला सिस्टन है इसका, इसमें यहाँ पर ये मॉडिफाई होगा। फिर उसके बाद यहाँ से दूसरे पे आएगा, फिर दूसरे पे भी कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन होगी। फिर तीसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा यहाँ पर, तीसरे पे भी मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौथे में आएगा, यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन होगी। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी कुछ अलग से मॉडिफिकेशन करेगा। तो पूरे यहाँ पर जो पाथ है उसका, उसमें यहाँ पर मॉडिफिकेशन होते रहेंगे। ठीक है, किसमें, जो यहाँ पर हमारे पास क्या थे, पैकेज आए थे। ठीक है, किस चीज़ के पैकेज आए थे, यहाँ से प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के पैकेज आए थे। अब वो यहाँ से फिर वापस यहाँ पर क्या बनेंगे, वेसिकल बनेंगे, वेसिकल बनेंगे, जो मॉडिफाइड वेसिकल थे वो वेसिकल यहाँ से निकलते हैं, जिनको कहा जाता है सेक्रेटरी वेसिकल्स। अब ये जो पदार्थ बने यहाँ पर, नए नए पदार्थ इसके अंदर बने होंगे। ठीक है, इन्होंने मॉडिफाई करा चीज़ों को, जब इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, अब उन मॉडिफाइड चीज़ों को आवश्यकता के अनुसार वहाँ वहाँ भेजा जाएगा जहाँ उनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात आती है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में भी चेंज किया जाता है। ये क्या बनाने में भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं, लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब चीज़ आपका कौन करता है, गोल्जी एपरेटस यहाँ पर करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। सेल का, कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर सेल का क्या, यहाँ पर पावर हाउस कौन होता है, तो सेल का पावर हाउस कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है। ये भी यहाँ पर टू मेम्ब्रेन कवरिंग, इसका कवरिंग विद दो मेम्ब्रेन से होता है। देखो, एक आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, और एक इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी टू मेम्ब्रेन कवरिंग से ढका हुआ होता है। यहाँ पर बात करें इसकी, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो बाहर का मेम्ब्रेन है ये कैसा रहता, छिद्र युक्त रहता है, यानी कि इसमें क्या रहेंगे, यहाँ पर छेद टाइप के रहेंगे। ठीक है, पोरस है तो यानी कि इसमें छेद वगैरह रहेंगे। फिर बात करें, इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और जो अंदर का मेम्ब्रेन हो कितना फोल्डेड है, ये काफ़ी फोल्डेड रहेगा, तो इट इज़ डीपली फोल्डेड, तो ये फोल्डेड रहेगा आपका। ठीक है ना, यहाँ पर ये बात भी आपको समझ में आ गई। दीज फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर, तो ये जितना ज़्यादा फोल्डेड होगा उतना ही यहाँ पर सरफेस एरिया मिलेगा। सरफेस एरिया किसके लिए, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए, एटीपी जनरेटेड जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एटीपी क्या होता है, एटीपी ही एनर्जी प्रोवाइड कराता है सब चीज़ों को। ठीक है, हमारी बॉडी को जो एटीपी चाहिए, वो एनर्जी चाहिए होती है, वो किसके फॉर्म में मिलती है, हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है। और जितनी ज़्यादा एटीपी बनेगी उतनी ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी। इतनी बात समझ में आ रही है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा हमें, उतनी ज़्यादा यहाँ पर एटीपी बनने वाली है। तो ये एक सरफेस एरिया किस कारण कैसे मिलेगा, तो ये इनर मेम्ब्रेन जो रहती है वो ज़्यादा फोल्डेड, जितनी फोल्डेड रहेगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगी। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एटीपी का, तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड, डीपली फोल्डेड क्यों रहता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा लगाना है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इसकी वजह से यहाँ पर ये ज़्यादा फोल्डेड रहता है। आपसे पूछा जाएगा सरफेस एरिया क्या, जितना ज़्यादा रहेगा उससे क्या होगा, तो यहाँ पर आपको एटीपी का जनरेट
एटीपी का जनरेशन उतना ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आपके इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, दैट इज एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जो सेल होता है कोशिका, उसका यहाँ पर एनर्जी करेंसी कही जाती है। कौन? एटीपी। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, सेल की एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? तो एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल। फिर बात आती है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट होने का मतलब ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद ही बना सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम की, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनेल्स में अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी उनमें से एक है। पहला हमारे पास क्या था? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता हमारे पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो ये सिर्फ रहते हैं प्रेजेंट प्लांट सेल्स में। तो प्लास्टिड जो प्रेजेंट रहते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहेंगे, एनिमल सेल में ये पाए नहीं जाएंगे। इनका भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। तो आपको एक और चीज़ मिल गई यहाँ पर, जिसका अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। हमारे पास कौन कौन से हो यहाँ पर ऑर्गेनेल्स हो गए? एक हो गया हमारे पास न्यूक्लियस, एक हो गया हमारे पास कौन सा, यहाँ पर अभी पढ़ा हमने, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड थर्ड वन इज प्लास्टिड्स। तो ये तीनों जो हैं इनके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो यहाँ पर कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, अगर क्या रहे अगर क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट तो कलर से ही, देखो जहां पर भी क्रोमो शब्द दिखेगा आपको, वहां पर ही आपको कलर से यहाँ पर मतलब हो जाएगा। ठीक है, जहां भी क्रोमो दिखे, क्रोमा या क्रोमो आपको दिखता है, उसका मतलब कलर से होता है। तो ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। और अगर यहाँ पर जो क्रोमो प्लास्ट है उसमें क्या प्रेजेंट रहे? क्लोरोफिल पिगमेंट रहे, तो उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो अगर क्लोरोफिल पिगमेंट है तो उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का, जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो हो सकता है वो और कलर्स का भी यहाँ पर हो सकता है, उसमें येलो एंड ऑरेंज कलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो येलो एंड ऑरेंज कलर भी हो सकते हैं, सिर्फ ग्रीन ही नहीं। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तो सीधे ग्रीन लगा के आ जाओगे, लेकिन वहाँ पर ऑरेंज और येलो भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सिर्फ ग्रीन पिगमेंट ही नहीं, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट भी प्रेजेंट रहता है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्लास्टिड्स में हम सेकेंड टाइप देखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, प्लास्ट सबसे पहला क्रोमोप्लास्ट हमने देखा, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं? वाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड। तो ये यहाँ पर सफ़ेद और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्राइमरी यानी कि जिनको यहाँ पर कुछ चीज़ का क्या नहीं करना होता यहाँ पर जैसे हमने देखा था ना, गोल्जी एपरेटस क्या करता है, चीज़ें आती है उसके पास और उनसे वो उनको मॉडिफाई वगैरह कर देता है। इनके पास इतना ज़्यादा कुछ काम करने को होता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ प्राइमरी काम करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे? स्टोर करना, चीज़ों को स्टोर करना, ये प्राइमरी काम है। तो स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या क्या करते हैं? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं। तो प्लास्टिड का काम क्या क्या हो जाएगा? स्टोर करना स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन को। और यहाँ पर बात आती है ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? रसधानियाँ जिनको कहा जाता है। ये भी कैसे रहेंगे? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इनके अंदर क्या भरा रहेगा? इनके अंदर सॉलिड और लिक्विड भरा हुआ होगा। इनके अंदर क्या भरा रहेगा? सॉलिड और लिक्विड भरा रहेगा। और ये क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं। किन चीज़ों को स्टोर करते हैं? तो सेक को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सेक क्या होता है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं
सैक को स्टोर नहीं करते यार, सैक का मतलब होता है थैलियाँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, थैलियाँ होता है, थैली। सैक का मतलब क्या होता है, थैली। तो ये क्या है, थैली है, किस चीज़ की थैली है, स्टोर करने वाली थैली होती हैं, ठीक है। स्टोर करने वाली थैली होती हैं, तो ये जो होती हैं वैक्यूल्स, वो थैलियाँ हैं, ठीक है। वैक्यूल्स इन एनिमल, अगर एनिमल्स में बात करें तो एनिमल में किस तरीके के होते हैं ये, तो एनिमल में ये छोटे होते हैं, स्मॉल, टेम्पररी होते हैं, जब ज़रूरत होती तभी बनते हैं, नहीं तो नहीं रहते। हमारी बात समझ, इनका काम क्या होता है, तो ग्लूकोज को स्टोर करना होता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करना होता है, प्रोटीन को स्टोर करना होता है। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या हैं, थैलियाँ हैं एक, ठीक है। एक टाइप की थैलियाँ हैं जिनमें क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन को स्टोर करना। एनिमल्स की बात की जाए तो यहाँ पर टेम्पररी ये होते हैं, ये हमेशा के लिए मौजूद नहीं होते हैं, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तभी ये होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। यहाँ पर बात करें प्लांट्स की, अरे प्लास्टिक कहाँ से आ गया, अरे यार ये था वैक्यूल क्या वैक्यूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में किस तरीके के होते हैं, तो लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट, अलग इनको देखा जा सकता है। फिर बात करते हैं स्टोर सेल सैप, ठीक है। सेल सैप यानी कि मटेरियल, किन किन चीज़ों को मटेरियल, किन किन चीज़ों को ये स्टोर करते हैं, सेल सैप क्या होता है, अमीनो एसिड्स, सुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड, इनको कहा जाता है ये सेल सैप है, ठीक है। ये पदार्थ क्या है, सेल सैप है। तो ये स्टोर करने में मदद करते हैं अमीनो एसिड्स को, सुगर्स को और ऑर्गेनिक एसिड्स को, ठीक है। तो वैक्यूल इन प्लांट क्या क्या होगा, प्लांट में जो वैक्यूल प्रेजेंट है तो वो क्या क्या करता है, तो पहले उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो बहुत बड़ा होता है, अलग होता है, ठीक है। स्टोर सेल सैप, और सेल सैप को क्या करता है, स्टोर करता है। और सेल सैप क्या होते हैं, तो अमीनो एसिड्स होते हैं, सुगर्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, सेल को रिजिड बनाते हैं, ठीक है। सेल को क्या करते हैं, रिजिड बनाने में मदद करते हो। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी का मतलब होता है फूला हुआ, ठीक है, फूला हुआ दिखाते हैं, यानी कि एक शेप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। टर्जिडिटी होता है कि जैसे तुमको मुंह में हवा भरो, ठीक है, मुंह में हवा भर के कैसा लगता है तुमको, एक फूला फूला टाइप का लगता है ना, टर्जिडिटी से वही मतलब है, एक प्रेशर बन जाएगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। तुम्हारे मुंह के अंदर एक प्रेशर बन जाएगा, उसी तरीके से क्या होगा, जब इसका साइज बड़ा होगा तो ये सेल को फुला के रखेगा, ठीक है। तो ये प्रोवाइड क्या कराता है, सेल को एक टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। इन सम प्लांट्स इट में एक्वायर ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ वॉल्यूम, तो कुछ जो क्या होंगे यहाँ पर प्लांट्स होंगे, तो प्लांट सेल में क्या हो जाता है, ये 50% से 90% तक का वॉल्यूम क्या कर देता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। 50% तो इतना बड़ा हो जाता है कि ये 50% से 90% क्या वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, किसका, प्लांट्स का। तो किसी किसी में, सब में नहीं बात हो रही है, किसी किसी में बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर 50 to 90% वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेता है किसी किसी प्लांट सेल में, सब में बात नहीं हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बाद यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, तो लाइसोसोम की बात करें तो ये क्या होता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये भी स्पेरिकल थैलियों की तरह होते हैं, ठीक है। ये समझो स्पेरिकल थैली की तरह है कुछ, ठीक है। फील्ड विद, इसमें क्या रहता है, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचन एंजाइम रहते हैं, पाचक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। एंजाइम्स कहाँ बनते होंगे ये, तो ये एंजाइम बन के कहाँ से आते हैं, ये जो एंजाइम बन के आ रहे थे कहाँ से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ एंजाइम बन के आते हैं, हमको पता है ना कि क्या होते हैं एंजाइम क्या होता है, एंजाइम प्रोटीन ही तो होते हैं एक तरीके के, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एंजाइम बना के भेजता है, जिनको कौन स्टोर कर लेते हैं, यहाँ यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को लाइसोसोम यहाँ पर अपने पास फिल कर लेता है। फिर बात करें ये क्या करता है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस, पाचन तंत्र का मतलब, पाचन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास चीज़ें रहती है उसको क्या करना, सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट करना। तो वही चीज़ यहाँ पर ये करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या कर देता है, यहाँ पर सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। और इसको हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, की यहाँ पर क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल का काम भी करता है, यानी कि यहाँ वेस्ट मटेरियल जो होता है वो भी यहाँ पर उसका डिस्पोजल किया जाता है। बात करते हैं आगे, हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड वॉन, तो ये क्या करता है, सेल को यहाँ पर क्लीन रखने का प्रयास करता है। कैसे क्लीन करता है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, जो डाइजेस्टिंग कैरिंग क्या करते हैं, जो फॉरेन मटेरियल, जैसे फॉरेन मटेरियल हमको पता है क्या होते हैं, फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया हो गया,
या फूड हो गया या फिर वायरसेस हो गए, तो उनको डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। तो ये क्या करता है यहाँ पर, डाइजेस्ट करने में मदद करता है किनको, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फूड्स हो गए या वायरसेस हो गए, उनको डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। फॉरेन मटेरियल, ये चीज़ें हमारे पास फॉरेन मटेरियल हो जाती हैं। और यहाँ पर ये उन जो सेल रहता है उसको क्या करता है, वहाँ पर वार्न भी करता है कि, और सेल में जो क्या रहेंगे और पार्ट्स रहते हैं और ऑर्गेनल्स रहते हैं, उनको ये क्या करता है, वार्न भी करता है कि यहाँ पर कुछ अटैक हो रहा है, किस चीज़ से, यहाँ पर फॉरेन मटेरियल का। ठीक है, तो उनको ये जानकारी भी प्रोवाइड करा देता है। इनको और क्या कहा जाता है, इनको सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इनको क्या कहा जाता है, इनको यहाँ पर सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि ये जब क्या होता है, लाइसोसोम डैमेज होता है, ये जब लाइसोसोम डैमेज होता है तो ये फट जाता है। क्या होता है, ये फट जाता है। और फटने के बाद क्या करता है, इसके अंदर हमको पता है क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं। और ये जो एंजाइम्स रहते हैं ये खुद के, क्या जो सेल है, खुद के सेल को ही डाइजेस्ट करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, खुद के सेल को ही डाइजेस्ट करने लग जाता है, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो आई थिंक ये हमारे सारे के सारे ऑर्गेनल्स समाप्त होते हैं। तो इसको लेक्चर को इतना ही रखते हैं। ये ऑर्गेनल्स आप याद रखेंगे, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।